हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल साइंस एंड लास्ट सेशन में हमने सोशल साइंस का क्या सिलेबस है उसके बारे में जाना था। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 1 ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1206 AD। तो हम इस चैप्टर में इंडिया जो एंशियंट इंडिया है उसकी हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो हम शुरुआत से लेकर 1206 AD तक हम बात करेंगे। और एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है वो वैदिक एज से रिटर्न होनी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें स्क्रिप्ट मिली है हम उसे अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। सो वैदिक एज से इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगने लगता है और ये वो एज है जहाँ पे वेदास लिखे गए थे, इस वजह से इन्हें वैदिक एज कहा जाता है। इसके बाद जो क्लास 10th है इसमें आपके स्टार्ट होता है महाजनपद पीरियड से। और महाजनपद पीरियड से स्टार्ट होता है बिकॉज हम क्लास 9th में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो महाजनपद क्या है और महाजनपद क्या है, जनपद क्या है, इससे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डेवलप कैसे हुए। अभी जो हम महाजनपद पीरियड में आ जाएंगे डायरेक्ट 600 BC में, तो वो कैसे स्टार्ट हुए, वो उनका क्रिएशन कैसे हुआ, ये सब हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक टॉपिक पीछे जो 9th क्लास में हम पढ़ कर आए हैं उसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया, महाजनपद वगैरह। सो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक एज से। सो वैदिक एज अभी जस्ट वो कहा मैंने कि वैदिक एज वो एज है जहाँ पे हमारे जो 4 वेदास है वो लिखे गए थे। और ये वो एज है जहाँ पे आर्यंस यहाँ पे आके रूल करना स्टार्ट कर दिए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया था, उसके बाद आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे और हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सेटल हो गए थे। So Vedic age, the age of Aryans is known as Vedic age, and because the 4 major Vedas were created in this time, that's why we called it Vedic age. और जो आर्यंस हमारे देश में आए थे वो उसको लेके कन्फ्लिक्ट है कि कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे या वो रशियन स्टेपिस से आए थे। स्टेपिस मीन्स घास के मैदान, ओके, या फिर आर्कटिक रीजन से आए थे। तो अभी तक डिबेट चलता रहता है कि वो उनका होमलैंड क्या है आर्यंस का, बट ज़्यादातर जो स्कॉलर्स है वो मानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। और इट इज़ बिलीव दैट दे एंटर इंडिया थ्रू द खैबर पास। और ये बिलीव किया जाता है कि वो इंडिया में खैबर पास के थ्रू जो है एंटर किया था उन्होंने। तो खैबर पास इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके वहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन में खैबर पास पड़ता है, तो वो वहाँ से एंटर हुए थे। पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो इंडिया की जो बॉर्डर लगती थी अफ़गानिस्तान में वहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स है, तो वहाँ पे खैबर पास है, वहाँ से वो एंटर उन्होंने किया था, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो आर्यंस हमारे देश में आए और हमारे देश का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर वो सेटल होने लगे और उन्होंने उस रीजन को सप्त सिंधु कहा था। और ये वो पीरियड था अर्ली वैदिक एज का, वो पीरियड था। तो हम वैदिक एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज अर्ली वैदिक एज एंड सेकंड इज लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज, वैदिक पीरियड की जब शुरुआत में जब आर्यंस यहाँ पे आए थे तो वेस्टर्न पार्ट में वो सेटल हुए थे और उस रीजन को उन्होंने सप्त सिंधु कहा था, बिकॉज वो जो लैंड था जो सप्त सिंधु जो एरिया था वो 7 रिवर से मिलकर बना था। इंडस और उसके जो 6 ट्रिब्यूटरीज थी तो उनसे मिलकर वो एरिया बना था, तो दैट्स व्हाई दे कॉल इट सप्त सिंधु। और उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था या उनका जो सोसाइटी था वो मेनली इन पार्ट में डिवाइड था। तो सबसे बेसिक यूनिट जो थी वो थी कुल। कुल मीन्स उनकी फैमिली थी, सबसे पहले फैमिली होती थी, बेसिक यूनिट होता था। उसके बाद बहुत सारी फैमिली मिलकर एक ग्राम बनाती थी, गांव बनाती थी। और जो ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विशु बनाते थे। और विशु मिलकर क्या बनाते थे, जन बनाते थे, ट्राइब बनाते थे। और जितने भी आर्यंस थे वो सारे ट्राइब में रहा करते थे। ओके, आर यू गेटिंग दिस? कि जो अभी हमारे भी इंडिया का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर फिर आपके बहुत सारे टाउन्स है, विलेजेस है। तो इसी तरीके से उस समय जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था
वैदिक एज में। तो उसमें सबसे पहले फैमिली होती थी, सबसे छोटी यूनिट फैमिली हुआ करती थी, और उसके बाद वो ग्राम में बनती थी, ग्राम फिर विश्व में बनता था, और फिर वो जाके वो सब मिलके क्या रहते थे, एक ट्राइब के जैसे रहते थे। और हर ट्राइब का एक किंग होता था जिसे राजन कहा जाता था, और वो उसको प्रोटेक्ट करता था एनिमीज से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ओके। फिर जब बाद में जब लेटर वैदिक एज आया तो आर्यंस मूव कर गए ईस्टवर्ड की तरफ। आर्यंस जो है ईस्ट की तरफ आने स्टार्ट कर दिया। अभी तक वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में रह रहे थे, और वो वहाँ से उन्होंने मूव करके ईस्ट की तरफ आने लगे और सेटल हो गए गंगा यमुना प्लेन्स में, जो अब जिसे हम अभी जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से या गंगेटिक प्लेन्स के नाम से हम उसे जानते हैं। तो वो वहाँ पर आकर सेटल होने लगे, और प्रेजेंट डे में कौन सा एरिया है, वो बिहार, ईस्टर्न यूपी, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स वाला वो एरिया है, ओके। और उन्होंने उस वाले एरिया को कहा आर्यव्रत, ठीक है। और आर्यव्रत का मीन होता है द लैंड ऑफ आर्यंस। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना कि वो वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो गंगा यमुना का जो प्लेन्स है, यहीं से जनपदास और महाजनपदास का जो है इमर्जेंस होना स्टार्ट होता है। तो इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास फ्रॉम जनपदा। तो जो हिस्ट्री है महाजनपदास की इमरजेंस की, वो लिंक है डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूपी। अभी जो हम पढ़कर आए थे, ये जो ईस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है जहाँ पे आर्यंस आकर सेटल हुए थे, उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ही महाजनपदास का इमरजेंस होने स्टार्ट हुआ। और उस जो पर्टिकुलर एरिया था वो ईस्टर्न यूपी का, वो डेवलपमेंट उसका कैसे हुआ, इसके पीछे जो है एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है कि एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ बिकॉज वहाँ पे जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे बेटर क्लाइमेट है, और जो टोपोग्राफी है वहाँ की, जो लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इवन है, प्लेन है, ओके। वहाँ पे किसी भी तरीके के माउंटेन्स, वैलीज या प्लेट्यूज वगैरह नहीं है, केवल प्लेन एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल हो सकता है। और साथ ही में वहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। आयरन एक ऐसा मेटल है जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए, फॉरेस्ट क्लियर करे, और एग्रीकल्चर के लिए और ज़्यादा ज़मीनें उन्होंने बनाई। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। तो इन सारे रिजल्ट के कारण क्या हुआ कि जो जितने भी वो जो ट्राइब्स आ रही थी वो और ज़्यादा एक्सपेंशन हुई, और ज़्यादा टेरिटरीज में उसका एक्सपेंशन हुआ। तो इसी के थ्रू क्या बना, जनपदास बना, और जनपदास के बाद जाके महाजनपदास बना, और बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनने स्टार्ट हो गई, ओके। तो उसके क्या कहा जाता है, महाजनपदास कहा जाता है। अगर हम लिटरेरी मीन देखें जनपदा का, तो उसका मीन्स, तो ये जो जनपदा जो वर्ड है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो जन, अभी हम पता करके आए, जन मीन्स ट्राइब, ओके। और पदा, पदा मतलब होता है फुट, ओके। तो जनपदा मीन्स हो गया कि द लैंड, ऐसा कोई एरिया जहाँ पे जनों ने आकर वहाँ पे अपने पैर जमा लिए, सेट हिज फुट्स, या मतलब सेटल डाउन हो गए, तो इसका मतलब हो गया जनपदा। तो बेसिकली आप जनपदा को आप एक सेटलमेंट कह सकते हो जहाँ पे कोई जन आए, एक ट्राइब आई और वहाँ पे सेटल डाउन हो गए। तो इसी जनपदा से आगे चल के ये और बड़े बड़े किंगडम में बनने स्टार्ट हुए, और वो बन गया आपके महाजनपदा। आई होप आपको महाजनपदा समझ में आ रहा होगा कि महाजनपदा कैसे डेवलप हुआ था। तो ये सब कुछ हुआ था वैदिक एज के बाद। जो ईस्टर्न यूपी है उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे वो एक्सटेंड होता गया, वैसे वैसे वो विस्तार होता गया, और वैसे वैसे जनपदास बनते गए, और वैसे वैसे ही महाजनपदास बनते गए। सो हियर इज द definition of janpada. Janpada means the land where the jana sets his foot और सेटल डाउन। जनपदा मीन्स वो लैंड है जहाँ पे जना ने अपने फुट जमा लिए, अपने पैर जमा लिए, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे सेटल डाउन हुए। और जैसे जैसे आगे का टाइम बढ़ता रहा, तो 6th सेंचुरी BC में जो भी डेवलपमेंट हुआ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, उसी के थ्रू जो महाजनपदाज है वो उनका राइज अप हुआ जनपदा के थ्रू, ओके। तो अब यहाँ पे महाजनपदास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 16 ग्रेट किंगडम्स या फिर महाजनपदास का हमें मेंशन मिलता है, और ये टाइम पीरियड है 600 BC का, ओके। और उस समय जो है जो जनपदास है वो दो टाइप के होते थे, एक होती थी मोनार्की और दूसरी होती थी रिपब्लिकन, ओके।
और इनमें से भी जो 16 महाजनपद है उसके नाम आपको दिए हुए हैं पेज नंबर फर्स्ट में ही। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि कौन कौन से महाजनपदास थे। तो वो थे काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स्य, कौशल, पांचला, मत्स्य, शूरसेना, असाका, अवंती, गंधार एंड कंबोज। इन 16 महाजनपद में से भी जो 4 महाजनपद थे मगध, अवंती, कौशल एंड वत्स वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज एट दैट टाइम। मोनार्कीज मीन्स आप जानते होंगे एक किंग का शासन चलता है वहाँ पे। तो ये मोस्ट पावरफुल मोनार्किस थे उन 16 महाजनपद में से भी। और जो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन में बहुत सारे किंग होते थे, वो आपस में असेंबली करते थे और इन सब की अलाइंसेस होती थी। तो इसमें से जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो वज्जी था वो एक रिपब्लिकन जनपदा था। और ये 8 स्मॉलर किंगडम जो है उनसे मिलकर बना था, जिसमें से लिच्छवी, विदेहा भी इसके मेंबर थे। ओके। और बाद में आपकी बुक में मेंशन मिलता है राजस्थान के भी कुछ जनपदाज है, मेन जनपदा, जैसे कि जांगाल, मत्स्य, शूरसेन, शिवी, इनके बारे में भी लिखा हुआ है, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अब ये जो 4 हम जो महाजनपदाज मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अब इन महाजनपदाज में से भी जो एक महाजनपद है मगध, वो और ज़्यादा पावरफुल बनने लग जाता है। अब सेम मगध क्यों इतना पावरफुल बनता है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो महाजनपदाज जो है बहुत पावरफुल बनता है बिकॉज जो रीजन था बहुत फर्टाइल था। अभी जो हमारा ईस्टर्न यूपी वाला जो एरिया पड़ता है, बिहार वाला जो एरिया जिसमें झारखंड भी इंक्लूड था, तो वो वाला जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल था बिकॉज वहाँ पे गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वो बहती थी वहाँ पे। और यहाँ पे जो आयरन माइंस है, किसी भी सिविलाइजेशन या के डेवलपमेंट में आयरन का बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से ही। ओके। तो जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसिबल था, क्योंकि जो झारखंड वाला एरिया है वहाँ पे आयरन माइंस है, और उड़ीसा वाला के आसपास का भी जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन माइंस मिलते हैं। तो ये अभी हम ज्योग्राफी में भी जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे आयरन्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हुआ, आयरन मिलने के कारण वो टूल्स वगैरह बना रहे हैं, एग्रीकल्चर के लैंड क्लियर कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो वेपन्स भी बना रहे हैं और अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं। वेपन्स, हथियार वगैरह बनाकर अपनी मिलिट्री को पावरफुल कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, और अदर्स के साथ वॉर करके जो उनका जो किंगडम है उन्हें भी अपने ही किंगडम में वो लोग मिला रहे हैं। तो आयरन माइंस का भी बहुत बड़ा रोल है जो मगध इतना पावरफुल रूल बना था। उसके साथ जो एलिफेंट्स हैं जो कि आर्मी में यूज़ किए जाते थे, वो भी वहाँ के जंगलों में मिल जाते थे। तो और मगध के जो किंग्स थे जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, बहुत ही एम्बिशियस किंग्स थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी किंग्स थे। इन्हों की पॉलिसीज़ थी और इन्हों का ही पावर था, जिस वजह से जो मगध है वो एक पावरफुल किंगडम बन सका। सो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से जो 16 महाजनपद है उसमें से एक किंगडम मगध जो है बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एम्पायर बना। और यहाँ पे जो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी है उन्होंने रूल किया, फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी है वो आती है, और उसके बाद फिर जो नंदा डायनेस्टी है वो आती है, और उसके बाद जो मौर्य एम्पायर है वो आता है और वो पूरा नॉर्थ इंडिया में अपना एक रूल स्थापित कर देता है, बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करता है, और ये इंडिया का पहला एम्पायर रहता है, मौर्य एम्पायर। तो उससे पहले जो मगध है, मगध की जो मगध का जो पहले कैपिटल था वो था राजगृह। ठीक है, ये एक पूरा हिल से सराउंडेड है, चारों तरफ इसके हिल है, और ये अभी हमारे बिहार में पड़ता है। तो जो राजगृह था शुरुआत में ये मगध की कैपिटल हुआ करती थी। इनिशियली राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध, और बाद में 4th सेंचुरी के आसपास ये जो कैपिटल है मगध की राजगृह से पाटलिपुत्र में ट्रांसफ़र कर दी। और ये बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो पाटलिपुत्र है, अभी जो हमारा पटना है, बिहार की जो कैपिटल है पटना, वही पाटलिपुत्र था। ओके, तो ये आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में।
तो मौर्य एम्पायर जो है, अभी जस्ट मैंने कहा कि मौर्य एम्पायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करते हैं। और हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में या मौर्य एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो बहुत सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू हम मौर्य एम्पायर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये दो तरीके के सोर्सेज हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस आते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, और जो भी स्कल्पचर्स है, मूर्तियाँ वगैरह हैं, वो उनके थ्रू हमें इस एम्पायर के बारे में पता चलता है। क्योंकि जो अशोका थे उन्होंने बहुत सारे रॉक एडिट्स में अपने मैसेजेस वगैरह लिखवाए थे। ओके, तो इसके थ्रू हम मौर्य एम्पायर को की जो हिस्ट्री है उसको हम वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और मेगास्थनीज, इनके बारे में हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो मेगास्थनीज थे उन्होंने भी एक बुक लिखी थी इंडिका, और इसमें भी उन्होंने मौर्य सोसाइटी कैसी थी और ओवरऑल मतलब मौर्य एम्पायर के बारे में उन्होंने लिखा था। उसके अलावा बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, पुरानिक लिटरेचर है, उसके थ्रू भी हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि जो मौर्य एम्पायर है उसमें तो बेसिकली 3 जो है इम्पोर्टेंट रूलर थे। फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इतने बड़े मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इनके सन बिंदुसार, जिन्होंने जो इनका जो एम्पायर था उसको साउथ तक एक्सटेंड करने की कोशिश की थी। और उसके बाद अशोका, जो कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। तो हम इन सब ये इन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इनके बारे में कल वाले सेशन में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।